जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा। और आज हम लोग देखेंगे 7 मई 1930 की सुनवाई, मतलब तीसरे दिन स्पेशल ट्रिब्यूनल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो दर्ज है प्रोसीडिंग बुक में, उस हिसाब से पहले उपस्थिति बताई गई है कि कौन कौन लोग उपस्थित थे। उपस्थिति में सबसे पहले जो तीनों सरकारी वकील थे उनके नाम दर्ज हैं। C.H. कार्डेननोड, उसके बाद K.S. कलंदर अली खान और फिर गोपाल लाल। इसके बाद इस केस के लिए जो पुलिस इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया था वो बख्शी दीनानाथ, और फिर 2 और वकीलों का आज जिक्र है, जिसमें एक वकील हैं अमरदास, और इनके बारे में बताया गया है कि एडवोकेट फॉर अजय कुमार घोष, किशोरी लाल एंड देशराज एक्यूज्ड। मतलब 3 अभियुक्तों के ये वकील थे अमरदास, जिनमें अजय कुमार घोष, किशोरी लाल और देशराज शामिल हैं। एक और वकील हैं बलजीत सिंह, और बलजीत सिंह के बारे में है कि एडवोकेट फॉर प्रेमदत्त एक्यूज्ड, मतलब प्रेमदत्त के लिए हैं ये बलजीत सिंह। और साथ ही ये बताया गया है कि सभी अभियुक्त अदालत में उपस्थित हैं। हियरिंग रिज्यूम्ड, फिर से सुनवाई शुरू हुई। 7 मई 1930 की ये बात है। नीचे जे कोल्डस्ट्रीम जो इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे, जजों में जो प्रमुख थे, उनका हस्ताक्षर है। और फिर आगे जो सुनवाई के बारे में है वो बताया गया है, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये जो आप देख रहे हैं नोट, इसमें ये मुख्य रूप से बताया गया है कि बचाव पक्ष के लिए जो वकील नियुक्त किए जा रहे हैं उनके खर्च के बारे में इसमें मोटे तौर पर समझ लीजिए कि वही विवरण है। शुरू में बताया गया है कि 10 बजे सुबह सोमवार को 5 मई 1930 से ये ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हुई है। इसमें आगे कहा गया है कि 4 अभियुक्तों ने, जिसमें प्रेमदत्त, अजय कुमार घोष, किशोरी लाल और देशराज शामिल हैं, इन चारों ने एक आवेदन दे करके अलग से और पूछा था कि क्या उन्हें सरकारी खर्च पर वकील मिल सकते हैं या नहीं। और बाद में 6 मई को अधिक स्पष्ट ढंग से अदालत में आवेदन दिया गया था, जिसे मान लिया गया था। और फिर उस आधार पर वकीलों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 7 मई को ट्रिब्यूनल को बताया गया कि 200 रुपये तक के खर्च का भुगतान किया जाएगा। तो इस स्थिति में ये रखा गया कि जो मिस्टर अमरदास हैं वकील, उनको 150 रुपये प्रतिदिन, मतलब एक दिन का 150 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, जो अजय कुमार घोष, किशोरी लाल और देशराज के वकील हैं। और मिस्टर बलजीत सिंह हैं जो प्रेमदत्त के वकील हैं, उनको 50 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। एक तरह से कह लीजिए कि प्रति अभियुक्त 50 रुपये के हिसाब से ये पड़ रहा है। उस हिसाब से ट्रिब्यूनल ने तय कर दिया गया कि ये दिया जाएगा। साथ में यह कहा गया है कि दोनों वकील 7 मई के दोपहर से, मतलब आधे दिन से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें, मतलब बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम करना शुरू कर दें। यह भी कहा गया है कि जितना बयान अब तक हो चुका है, खासतौर पर 5 और 6 को, गवाह संख्या 2 जयगोपाल का, और इससे पहले मिस्टर हार्डिंग का गवाह संख्या 1, जिनकी शिकायत पर यह केस चल रहा है, लाहौर के जो SSP थे, तो उनका फिर से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मामला आगे बढ़ाया जाए, मतलब सुनवाई आगे शुरू की जाए। इसी दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि 18 में से 4 का तो मामला हो गया, और बाकी जो बचे 14 अभियुक्त, उनसे भी पूछा गया। तो उन 14 लोगों में से 9 लोगों ने कहा कि हमें इस प्रकार के खर्च की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी 5 अभियुक्तों ने कहा कि वे इस सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। स्पेशल ट्रिब्यूनल के इस किस्से को, इस सुनवाई को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया हमारी मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर विवरण मौजूद है, आप इस माध्यम से मदद कर सकते हैं। तो साथियों, अब आइए देखते हैं कि 7 मई को स्पेशल ट्रिब्यूनल में और क्या क्या हुआ।
वकीलों के बारे में ये सब कुछ जब हो गया तो फिर अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ी और पुनः गवाह संख्या 2 यानी जय गोपाल का बयान शुरू हुआ। याद रखिए 5 को वो बयान दे चुका है, 6 को बयान दे चुका है, 7 को भी अभी उसका बयान जारी है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं उस खास हिस्से को जहां सुखदेव ने टिप्पणियां की हैं। सुखदेव की टिप्पणियां इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि गवाह चूंकि अंग्रेजों के दबाव में, पुलिस के दबाव में बहुत सारी झूठी गवाहियां दे रहे थे और कहाँ कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, ये सुखदेव की टिप्पणियों से हमें बहुत अधिक साफ पता चल जाता है। तो आगे जो इसका बयान है जय गोपाल का, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या है। इस तरह से अभी तक जो पहले बयान दिया है 5 और 6 को, उसमें उसने बताया कि कैसे कैसे वो जुड़ा इस संगठन से और उससे कैसे कुछ काम करवाए जाते थे। कहीं कुछ छुपाना है, कहीं किसी को ले जाना है, कहीं किसी का पता बताना है, कोई चिट्ठी ले आना है, कोई हथियार वगैरह पहुंचाना है, कहीं पर किसी व्यक्ति को रिसीव करना है, ये सब। अब वो आ गया है कि अब सैंडर्स को मारने की योजना, याद रखिए पहले स्कॉट को मारने की योजना बनी थी, तो स्कॉट को मारने की योजना किस तरह से बन रही है और पंजाब में लाहौर में पहुंच रहे हैं सभी क्रांतिकारी। और फिर उसने ब्यौरा दिया है कि वो एक अटैची से हथियार, एक सूटकेस में हथियार भर करके लाया गया था, उस हथियार का ब्यौरा दिया है। देख लीजिए थोड़ा सा जो उसने हथियार बताया कि उस सूटकेस से जो हथियार निकला है। याद रखिए अदालत में बहुत सारे वो सामान मौजूद थे, मतलब रखे गए थे सबूत के रूप में, और उन सबकी शिनाख्त भी, क्रांतिकारियों की भी शिनाख्त कर रहा था और उन सब सामान की भी शिनाख्त कर रहा था जय गोपाल या बाकी जो भी गवाह बाद में आए हैं। तो जय गोपाल की अभी बात हो रही है, तो देख लीजिए कि उसने कहा कि लाहौर में सूटकेस से जो हथियार मंगाए गए, अब एक्शन करना है। क्रांतिकारी इतिहास का सबसे बड़ा जो एक्शन है कुछ है, उसमें से एक ये भी है सैंडर्स का वध किया जाना। तो सैंडर्स को कैसे मारा गया है ये सब कुछ वो बता रहा है। पहले बता रहा है कि सूटकेस में कौन कौन से हथियार आए। लिखता है कि एक माउजर पिस्तौल जो मैंने फिरोजपुर में भगत सिंह के पास देखा था, दूसरा रिवाल्वर जो एग्जिबिट P200 है जो मैंने सुखदेव के पास लाहौर और भगत सिंह के पास फिरोजपुर में देखा था, तीसरा एक और रिवाल्वर एग्जिबिट P200 से छोटा था, बोर वही था, चौथा छोटा रिवाल्वर एग्जिबिट P123 था जो सुखदेव की निजी तलाशी में बरामद हुआ था, एक और रिवाल्वर इसी आकार का एग्जिबिट P122 जैसा कि अभियुक्त एम मतलब शिवराज राजगुरु ने सैंडर्स के कत्ल में उपयोग किया था। और फिर छठा है कि एक चाकू था जो एग्जिबिट P475 की तरह था, सातवां 10-12 कारतूस बंदूक के थे। इसके बाद अभियुक्त ने बताया है 17 नवंबर 1918 के बारे में कि वहाँ मोजंग हाउस लाहौर में है, वहाँ की ये सारी बातें हो रही है, वहीं पर सूटकेस भी खोला गया था। और यहाँ पर फिर कौन कौन अभियुक्त उस दिन ठहरे थे उनके नाम बताया है कि पंडित जी मतलब चंद्रशेखर आज़ाद एक्यूज्ड नंबर 20, और भगत सिंह एक्यूज्ड नंबर 11, सुखदेव एक्यूज्ड नंबर 1, महावीर सिंह उर्फ प्रताप एक्यूज्ड नंबर 10, फिर पांचवा एम शिवराम राजगुरु एक्यूज नंबर 16 विद ए कंपेनियन ऑफ हिज मतलब एक अपने दोस्त के साथ आए थे। छठा रामचंद्र या रामचंद, और जो ये गवाह है वो अभियुक्त संख्या 3 यानी किशोरी लाल की तरफ इशारा करता है। किशोरी लाल का नाम यहाँ बताया है रामचंद्र या रामचंद, और साथ ही राजगुरु के दोस्त के रूप में, एम के दोस्त के रूप में कुंदन लाल अभियुक्त के बारे में इशारा किया कि वो साथ में आदमी था। आगे फिर जयगोपाल ने 23 या 24 नवंबर 1928 की बात की है, और उस दिन कहा है कि मोजंग हाउस लाहौर में ये लोग थे, भगत सिंह एक्यूज नंबर 11, पंडित जी एक्यूज नंबर 20, सुखदेव एक्यूज नंबर 1, महावीर सिंह उर्फ प्रताप एक्यूज नंबर 10, एम एक्यूज नंबर 16 एंड हिज कंपेनियन कुंदन लाल। रामचंद्र उर्फ किशोरी लाल एक्यूज नंबर 8, कालीचरण एक्यूज नंबर 21 हु इज नॉट हियर। यहाँ एक दिलचस्प चीज ये भी है जो सुखदेव ने टिप्पणी की है, आप सुखदेव की टिप्पणी भी यहाँ देखिए। जब इसने कहा है गवाह ने, जयगोपाल ने, कि उन दिनों पंडित जी से मालूम हुआ कि रुपए की कमी की वजह से पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में डाका डाला जाएगा।
ये अंग्रेजी में है, जो सुखदेव की सारी टिप्पणियाँ और ये पूरी प्रोसीडिंग बुक भी अंग्रेजी में ही है। सुखदेव ने इस लाइन के बगल में टिप्पणी की है, रॉन्ग नॉनसेंस, मतलब गलत है, बकवास कर रहा है। और फिर उन्होंने लिखा है कि वह पंजाब नेशनल बैंक के डाके के बारे में योजना बनाने से पहले ही कैसे जान सका, मतलब ये उसका झूठा बयान था जयगोपाल का, जो उन्होंने टिप्पणी की है। यहाँ एक खास बात गवाही के दौरान बताता है ये जयगोपाल, कहता है कि जब मैं भुसावल में गया था कैलाश के खिलाफ गवाही देने, तो वहाँ भगवान दास, जिसे कैलाश के रूप में जाना जाता है और एक्यूज नंबर 19 है, वहाँ सेशन कोर्ट में जब फणींद्र नाथ घोष और कुछ पुलिस के अफसर जलगांव सेशन कोर्ट में बैठे थे, तो लंच टाइम में भगवान दास ने हम लोगों पर गोलियां चलाई थी। मेरे बाएं कंधे पर गोली का निशान अब भी है। आगे फिर जयगोपाल ने बताया है कि जब पंजाब नेशनल बैंक में डाके की योजना बन रही थी, तो ये लोग मौजूद थे, भगत सिंह, पंडित जी, सुखदेव, प्रताप सिंह, एम, कालीचरण, रामचंद्र, हंसराज बोहरा और वह स्वयं खुद यानी जयगोपाल। एक और जगह पर सुखदेव की टिप्पणी आई है, जब जयगोपाल अपने बयान में ये कहता है कि स्कॉट को मारने के लिए कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो सारा उसका मूवमेंट देखने के लिए। यहाँ पर जयगोपाल ने कहा है कि 14 दिसंबर 1928 को पंडित जी ने मुझसे कहा कि कल, मतलब 15 दिसंबर 1928 को जरूर मिस्टर स्कॉट का कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि 16 दिसंबर 1928 को लाहौर में काकोरी दिवस मनाया जाना है। काकोरी दिवस का मतलब है कि काकोरी केस में 4 अभियुक्तों को फांसी दी गई थी, उनकी याद में काकोरी दिवस मनाया जाना था। अगले दिन यानी 15 दिसंबर 1928 को मैं पुलिस दफ्तर में मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए गया, लेकिन मिस्टर स्कॉट की गाड़ी, जो मोटर नंबर 6728 जिसका नंबर दिया हुआ है, नहीं आई। उस दिन मुझे मेरे पिताजी का मित्र जियाउद्दीन, जो रेलवे गार्ड है, पुलिस दफ्तर के बाहर मिला। यहाँ पर सुखदेव की टिप्पणी है, किसी को परिचित से मिलने की आज्ञा नहीं थी, अन्यथा वहाँ से हट जाना चाहिए था। फिर आगे उसका बयान जारी रहा है जयगोपाल का, और वो कहता है कि रोज़ इस तरह से देखने जाता था। 16 को भी गया, 15 को चूंकि वो स्कॉट नहीं आया जयगोपाल के मुताबिक, तो 16 को तो इन लोगों का प्रोग्राम था, तो ये तय किया गया कि 17 को अब उसको मारा जाएगा। और फिर 17 को फाइनल ये डेट कर दिया गया। 15 को ही जयगोपाल ने वो पर्चा देखा जो सैंडर्स को मारने के बाद सब जगह चिपकाया गया था। 16 को सब लोगों ने काकोरी दिवस मनाया। जयगोपाल ने अपने बयान में यह भी बताया है कि इसी दौरान 15 दिसंबर 1928 को पंडित जी ने मुझे कहा था कि मैं अपने दोस्त बंसीलाल से रुपये मांग लाऊं। दूसरे दिन यानी 16 को उससे 3 रुपये ले आया और उससे कहा कि और 10 रुपये का इंतजाम कर दे। सोचिए कि पैसे की कैसी किल्लत थी। 3 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। आगे फिर जयगोपाल कहता है कि ये रुपये मैंने पंडित जी को दे दिए और 16 दिसंबर 1928 को शाम में सिर्फ ब्राड लॉग हॉल में काकोरी डे का लेक्चर सुनने गया। 17 को जब वो सुबह में गया तो ऐसा उसे लगा कि जो गाड़ी एक गई है पुलिस अफसर की, वो संभवतः स्कॉट की गाड़ी है। जयगोपाल ने यह भी कहा कि मोटर आने का वो और इंतजार करते रहा कि शायद कोई और मोटर आए, लेकिन दूसरी कोई मोटर नहीं आई और दोनों की जो वर्दी थी स्कॉट की और सैंडर्स की एक जैसी थी, तो इसलिए वो उसे लगा कि स्कॉट ही आया है और फिर वो उसने क्रांतिकारियों को खबर दे दी। जयगोपाल ने आगे बताया है कि एम पैदल वहां गया था, मैं पंडित जी और भगत सिंह साइकिलों से गए थे। साइकिल जो अदालत में एग्जिबिट 55 P55 वही साइकिल है जिस पर मैं सवार होकर के गया था। P54 जो अदालत में रखी हुई है वो साइकिल भी थी, लेकिन ये नहीं कह सकता कि उस पर कौन गया था या उसका इस्तेमाल हुआ था कि नहीं। तो ये सब कुछ जब बयान हुआ तो ये हुआ कि अब समय हो गया है और जे कोल्ड स्ट्रीम का आदेश आया कि अब कल तक के लिए अदालत स्थगित की जाती है। अब आगे की जो सुनवाई होगी वो कल होगी। तो साथियों, ये आप देख रहे थे कि स्पेशल ट्रिब्यूनल में 7 मई 1930 को क्या क्या हुआ। 4 अभियुक्तों ने अपने वकील रखे, उन सब का फीस जो है वो तय कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, जो सरकार की तरफ से दिया जाना था। 150 रुपये एक वकील के लिए और एक वकील के लिए 50 रुपये, टोटल 200 रुपये। और उसके बाद फिर जयगोपाल का बयान चालू हुआ। जयगोपाल ने जो कुछ भी कहा है मुख्य हिस्से को हमने बताया और क्या वहाँ सुखदेव ने टिप्पणियाँ की हैं यह भी हमने कहा। अब आगे की सुनवाई
मतलब 8 मई को भी सुनवाई, चूंकि एक ही दिन के लिए कोर्ट स्थगित किया गया है, तो 8 मई को सुनवाई होनी है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। भगत सिंह का मुकदमा अभी जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।